नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डालते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर यूपी में 7वें चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग है। करीब 2 करोड़ मतदाता तय करेंगे 613 प्रत्याशियों का फैसला। पीएम के संसदीय क्षेत्र में 8 जगह ईवीएम खराब होगी। 25 सीटों पर कड़ी सुरक्षा रहेगी। दूसरी बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर यूपी में वोटिंग से पहले योगी मोदी ने की वोट डालने की अपील। ट्वीट पर लिखा, वाराणसी में रिकॉर्ड मतदान करें। तीसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत होगी। 9 मार्च को पेश होगा बजट। चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे, जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 12वां दिन। पीएम मोदी आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत करेंगे। युद्ध विराम पर चर्चा करेंगे। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा का रण अब अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। सोमवार को 7वें और आखिरी फेज में पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 विधानसभाओं में वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग से पहले पीएम मोदी, सीएम योगी, सपा सुप्रीमो अखिलेश और बसपा की मुखिया मायावती ने वोटर्स से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। पीएम मोदी की सीट पर 7 बूथों से ईवीएम खराब होने की खबरें आ रही थी और इस चरण में मतदान के 54 में से आधी सीटों पर चुनाव आयोग ने संवेदनशील घोषित किया हुआ है। बाहुबलियों के इस फेज में कितनी दखल है, ये इस बात से साफ जाहिर है कि बनारस में मंत्री रविंद्र जायसवाल को काफी देर तक कतार में इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उनके बूथ पर ईवीएम खराब हो गई थी। मंत्री नीलकंठ तिवारी बाइक पर सवार होकर वोट डालने पहुंचे। मतदान को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं पहली बार वोट डालने वाले युवा भी बड़ी संख्या में बूथों पर देखे जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी में आखिरी संग्राम आज देखने को मिल रहा है। वाराणसी में 8 जगह ईवीएम खराब हुई है। कतार में खड़े मंत्री रविंद्र जायसवाल भी देखे गए, क्योंकि उनके यहां पर ईवीएम खराब हो गई थी। वाराणसी में मंत्री नीलकंठ तिवारी ने परिवार समेत वोट भी डाला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नौ जिलों के 54 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 2 करोड़ 5 लाख मतदाता इसमें वोट डालेंगे। अंतिम चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। आज के चरण में अखिलेश योगी की अग्नि परीक्षा भी देखने को मिल रही है। अखिलेश की जातिगत तो योगी की बुलडोजर नीति की अग्नि परीक्षा रहेगी। आज वहां चुनाव है जहां योगी का बुलडोजर गरजा है। यूपी में आखिरी संग्राम देखने को मिल रहा है। यूपी में 7वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है। वाराणसी में 8 जगह ईवीएम खराब हो गई है। कतार में खड़े मंत्री रविंद्र जायसवाल। वाराणसी में मंत्री नीलकंठ तिवारी ने परिवार समेत वोट डाला। आजमगढ़ के निजामाबाद में भी ईवीएम खराब हुई है। दीदारगंज में भी ईवीएम खराब हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविरल जुड़ गए हैं। जी अविरल, यूपी में आखिरी संग्राम देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी? उत्तर प्रदेश में अब जो विधानसभा चुनाव हो रहे थे उसका अंतिम चरण आ गया है। आज उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण के मतदान हो रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं, पूर्वांचल की सीटों के पर जो है पूरी तरीके से मतदान हो रहा है। 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान किया जा रहा है, जिसमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र, ये सब सीटें मुख्य हैं, जिले हैं। इनमें 54 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि पूर्वांचल जो कि माफियाओं के हाथ में कभी रहा करता था, उनमें से चुनाव आयोग ने करीब आधे से ज्यादा सीटों को जो है अति संवेदनशील घोषित किया हुआ था। उसमें आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरीके से जब कोई सीट अति संवेदनशील घोषित की जाती है तो उस पर कितना ज्यादा दबदबा रहता होगा माफियाओं का। तो इस चुनाव के अंतर्गत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर जनता को ये बताने का काम किया है कि जिस तरीके से हमने माफियाओं पर कार्रवाई करी है वो पूरी तरीके से देखते हुए वोट करें। उधर समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, अखिलेश यादव, वो भी पूरी तरीके से जातियों को साधते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में अब जो अंतिम चरण का जो चुनाव है, तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि किस तरीके से वोटिंग हो रही है, मुद्दों पर वोटिंग हो रही है, जातिगत समीकरणों पर वोटिंग हो रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से
सुबह से ही लोग उत्साहित नजर आ रहे थे। महिलाओं की भीड़ लंबी नजर आ रही थी कि जिस तरीके से महिलाओं ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है लोकतंत्र के महापर्व पर। तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता ने किसको कितना चुना है और 10 मार्च को क्या होने वाला है, ये पूरी तरीके से क्लियर होगा। 10 मार्च को ही क्लियर होगा। अंशुल। बिल्कुल अविरल, अंतिम चरण में कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है। अगर बीजेपी की बात करें तो कई सीट्स ऐसी थी जिनके ऊपर एक समय में बढ़त हासिल हुई थी, लेकिन आज उन्हीं सीटों के लिए काफी चुनौतियों का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है। जी देखिए, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि जब 2014 का चुनाव हुआ था तो उसके बाद जो एक लहर आई हुई थी, तो ऐसे में देश की जनता ने सीधे तौर पर लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुना हुआ था। और आज जो सीटें प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती हुई थी, तो ऐसे में आज कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि उन सीटों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसका कारण जो आप ये समझ सकते हैं कि कभी कुछ जो मुद्दे रहे, जैसे किसानों का मुद्दा रहा है, कुछ महंगाई का मुद्दा रहा है जो विपक्ष ने लगातार उठाया हुआ था, और उसके बाद जो महंगाई का मुद्दा रहा है, तो ऐसे तमाम जो चीजें रही हैं तो विपक्ष ने लगातार उनको उठाया है। तो आज देश के प्रधानमंत्री, आप ये समझिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र में भी जो वोटिंग हो रही है, उसमें भी इन सब चीजों का जो एक सिनेरियो सेट हुआ था, मुद्दा सेट विपक्ष ने किया था, तो वहां पर भी इन चीजों को देखा जा सकता है। तो ऐसी तमाम जो सीटें और भी हैं, तो वहां पर इन सब मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए भी ये सारी चीजें की वोटिंग हो रही है। अंशुल। बिल्कुल अविरल, आप बने रहिए हमारे साथ और भी खबरों पर हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अखिलेश कदम भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पूर्वांचल की 54 सीटों पर आज चुनाव है। बीजेपी योगी आदित्यनाथ ने सत्ता वापसी का दावा भी किया है। चलिए बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर यूपी में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान सोमवार सुबह 7 बजे से जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान करने की अपील की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2022 का अंतिम चरण है। सभी सम्मानित मतदाता गण राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की वजह के लिए मतदान अवश्य करें। आपका एक वोट माफियावादियों, दंगावादियों और घोर परिवारवादियों से आपके प्रदेश को बचाएगा। अतः पहले मतदान करें फिर जलपान करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उत्तर प्रदेश में आज लोकतंत्र के महायज्ञ की पूर्ण आहुति का दिन है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान में पूरे जोश खरोश के साथ भाग लें और वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। तो मोदी योगी ने वोट की अपील की है। सीएम योगी ने वोट करने की अपील की है। पहले मतदान फिर जलपान का नारा यहां पर दिया है। आज यूपी में 7वें चरण की वोटिंग है। यूपी में वोटिंग से पहले योगी मोदी की वोट डालने की अपील देखी जा रही है। ट्वीट कर लिखा गया, वाराणसी में रिकॉर्ड मतदान करें। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहले मतदान फिर जलपान का नारा भी दिया गया। 7वें चरण की वोटिंग आज है। अंतिम संग्राम भी इसे कहा जा रहा है। इसके बाद अब सीधे परिणाम आएंगे। तो उत्तर प्रदेश में क्या तख्ता पलट होगा, ये आज तय हो जाएगा। तो आज सभी दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है। सीएम योगी ने वीडियो भी जारी किया है। पहले मतदान फिर जलपान का आग्रह यहां पर किया है। आज यूपी में 7वें चरण की वोटिंग है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 7वें चरण की वोटिंग आज है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविरल अग्निहोत्री हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अविरल, मोदी योगी ने वोट करने की अपील की है। ट्वीट कर लिखा कि वाराणसी में रिकॉर्ड तोड़ वोट यहाँ पर की जाए। क्या कुछ अधिक जानकारी? जी अंशुल, देखिए जिस तरीके से लोकतंत्र का एक महापर्व चल रहा है, तो ऐसे में देश के सभी बड़े दिग्गज नेता, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या कि विपक्ष की पार्टी के नेता हो,
साफ तौर पर उन सभी लोगों ने कहा है कि पहले मतदान करें और उसके बाद जलपान करें। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर ये बताया हुआ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि पहले आप मतदान करें, बाद में जलपान करें, क्योंकि ये देश का महापर्व है, इसको लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें इसको सभी लोग पूरी तरीके से निष्ठा से मनाते हैं और आप इसके लिए सरकार चुनते हैं, एक मजबूत सरकार चुनते हैं, सशक्त सरकार चुनते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जो ये पूरी तरीके से एक जो प्रचार के दौरान में उत्तर प्रदेश की जनता को साधने का काम किया था, तो उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि पहले उत्तर प्रदेश किस तरीके का बीमारू राज्य रहा करता था, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली है, उसके बाद से विकास के काम हुए हैं और महिलाओं की जो सुरक्षा है उस पर काम हुआ है, गुंडे माफियाओं पर लगाम लगी है और एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था, लव जिहाद पर कानून बनाया था, विकास की बात करी है और तमाम किसानों के जो मुद्दे रहे हैं उनको सुलझाने की बात करी है देश के प्रधानमंत्री ने। तो इन तरीके से जो सारे सिनेरियो रहे हैं इस बार, वो सभी सब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी लेकर चली है। डोर टू डोर उन्होंने प्रचार प्रसार किया है और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए वो साफ तौर पर ये बताने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जो सरकार बनाएगी और जो कि वो दावा करते हैं, तो फिर ये लगातार जो क्रम है वो चलता रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से आप ये समझिए कि पूर्वांचल में जो माफियाओं का सफाया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, तो क्या वास्तव में बुलडोजर बाबा के नाम से भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित करने लगी है जनता। तो अब देखने वाली ये बात होगी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल रहा है, ये कितना कारगर रहता है कि और जो विपक्ष ने लगातार जो मुद्दे उठाए हैं वो कितना कारगर होते हैं। तो जनता जो अपना मन बना चुकी है, वो 10 तारीख को जो रिजल्ट सामने आएंगे उससे साफ तौर पर साफ होगा कि किस पार्टी में कितना दम था और किसके मुद्दों में कितना दम था जिसने जनता को लुभाया और अपनी तरफ आकर्षित किया। अंशुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से वोट करने की अपील की जा रही है, एक नारा भी यहाँ पर दिया गया है, पहले मतदान उसके बाद जलपान। तो कितना ये नारा सफल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी 3 से 4 घंटे हो चुके हैं वोटिंग शुरू हुए, कितने प्रतिशत तक का मतदान हो चुका है, लोगों के अंदर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए अंशुल, ये बिल्कुल सीधे तौर पर समझने वाली बात है कि जो ये लोकतंत्र का महापर्व है, ऐसे में लोगों के अंदर में जागरूकता तो रहती है, वो वोट तो डालना चाहते हैं, लेकिन घरों से निकलने में कुछ ना कुछ देरी कर देते हैं, जिसकी वजह से वोट परसेंटेज जो है वो कहीं ना कहीं कम आता है। हालांकि आप ये समझिए कि जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी जो ट्वीट किया था कि सभी लोग पहले मतदान करें तो जलपान करें, इस तरीके से उन्होंने भी अपना मतदान किया था। तो जनता को ये समझना चाहिए कि पहले जो ये सरकार चुनने का काम है, जो उनके विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए जो ये सरकार बनती है, उसके लिए सबसे पहले उनका जो ये मताधिकार का प्रयोग है उसको करना चाहिए। हालांकि जो संबंधित प्रशासन है, जिले का प्रशासन है, उसने पूरी तरीके से इस पे काम किया है कि लोग पहले मतदान करें, उसके बाद में जलपान करें। तो लंबी लंबी लाइनों में भी लोग लगते हुए नजर आते हैं। महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया है इस बार। और आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने भी जो मुद्दा बनाया था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में कि रोजगार नहीं दिया है और कानून व्यवस्था ध्वस्त रही है और जो इस तरीके से बिजली पानी 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात जो कही गई है, तो छोटे छोटे दलों को साध कर जो है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया था, वो कितना कारगर होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अपने कार्यकाल के दौरान में जो काम किए हैं उस पर कितना ये जो जनता वोट करेगी। हालांकि जनता उत्साहित तो नजर आ रही है, कई बार जो सर्वे आते हैं उसमें भी जनता बढ़ चढ़ कर वोट डालने की जो है कोशिश करती है, डालने की बात करती है। अब लेकिन जब घरों से निकलने में देरी होती है तो कहीं ना कहीं ये एक जागरूकता की कमी कहीं ना कहीं लोगों में दिखाई पड़ती है। तो अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कितने प्रतिशत तक मतदान जाता है। हालांकि आप ये समझिए कि पूर्वांचल के ये जो सीटें हैं, 9 जिले की जो 54 सीटें हैं, इनमें से आधे से ज्यादा सीटों पर अति संवेदनशील एरिया घोषित किया गया था, क्योंकि इससे पहले माफियाओं का राज रहा करता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब से सत्ता संभाली थी तो माफियाओं का इधर से उन पर बुलडोजर चलाने का जो काम किया था, तो ऐसे में जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए अविरल, और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर मोदी और योगी ने भी वोट डालने की अपील की है। आज यूपी में 7वें चरण की वोटिंग है। यूपी में वोटिंग से पहले योगी मोदी ने वोट डालने की अपील भी की है। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। आज से मध्य प्रदेश का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जो कि 25 मार्च तक चलेगा, जिसमें 13 बैठकें होंगी। आज
पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा 9 मार्च को होगी। सत्र की बैठकों में शासकीय और अशासकीय कार्य का सुचारू रूप से संचालन हो सकेगा। इसके लिए एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक में सभी सदस्यों ने सहमति जताई है। वहीं बीजेपी कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरेगी तो सरकार भी पलटवार करती हुई नजर आएगी। विपक्ष किसान, महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। 9 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। बजट सत्र को लेकर विपक्ष ने अपनी रणनीति भी बना ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवराज का बजट सत्र देखने को मिलेगा 9 मार्च को। बजट से सधेगा 2023 का चुनाव। किसान, युवाओं पर खास फोकस रहेगा। बजट से सेट होगा जातीय समीकरण। धार्मिक योजनाओं पर भी जोर रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, आज से बजट सत्र की मध्य प्रदेश में शुरुआत की जा रही है। क्या खास तैयारियां हैं इस बार बजट को लेकर? के बजट की तो बजट को लेकर लगातार तैयारी जो है वो प्रदेश सरकार द्वारा कई दिनों से की जा रही थी, मगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो आज से मध्य प्रदेश का विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू होने वाला है। आज पहला दिन है, 11 बजे विधानसभा शुरू होगी। उसके बाद बात की जाए मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल सदन में पहुंचेंगे और जो उनका जो अभिभाषण होगा उसके बाद जो कार्यवाही है वो स्थगित कर दी जाएगी कल तक के लिए। और कल जो राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ है उस पर जो कार्य है वो किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से अभिभाषण होगा तो अभिभाषण में राज्यपाल के 2022 का जो मध्य प्रदेश का बजट है उसका भी जिक्र किया जाएगा। और बात की जाए इस बार के विधानसभा सत्र की तो इसमें करीब जो 13 बैठक है वो रखी गई है। करीब 25 मार्च तक ये विधानसभा का जो सत्र है वो चलेगा। और प्रश्नों की बात की जाए तो करीब 4518 कुल सवाल लगाए गए हैं, जिसमें 125 ध्यान आकर्षण लगाए गए हैं और 41 संकल्प शून्यकाल की ओर और 19 सूचनाओं के लिए और 13 बैठक होगी। यानी देखने वाली बात यह है कि इस बार का जो बजट सत्र भी रहेगा और विधानसभा का सत्र भी है। और विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष के पास तमाम मुद्दे हैं, क्योंकि विपक्ष ने जिस प्रकार से कल बैठक की थी उसमें से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सबसे पहले जो बिजली बिल माफ नहीं की है प्रदेश सरकार ने उस पर फोकस रहेगा, महिला अपराध पर रहेगा, किसानों की समस्याओं पर रहेगा। और साथ ही बात की जाए जिस प्रकार से अभी मध्य प्रदेश में जो माहौल चल रहा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है कि जो गाय है उनके मौतों के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसको लेके भी जो विपक्ष है सदन में जो प्रदेश सरकार है उसको घेरते हुए नजर आएगा। क्योंकि इसके पहले की बात की जाए तो इसके पहले जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था उस समय ओबीसी आरक्षण और आदिवासी वर्ग के जो मुद्दे हैं वो विपक्ष ने उठाए थे, जिसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई थी। तो इस बार की जो विधानसभा का जो सत्र है वो भी हंगामे से भरा होगा। ऐसी संभावना लग रही है कि इस बार का जो सदन में जब कार्यवाही चलेगी तो विपक्ष पूरी तरह हमलावर होगा, क्योंकि 2023 की बात की जाए तो 23 के विधानसभा चुनाव के लिए इस बार का जो बजट है बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें प्रदेश सरकार ने आम जनता से सुझाव मांगे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे सुझाव मांगे हैं। और प्रदेश सरकार द्वारा कई ऐसे जो विकास कार्य हैं, ऐसे कई विधानसभा जहां विकास कार्य कई सालों से नहीं हुआ है उसको लेकर भी बजट सत्र में जिक्र किया जाएगा और बजट बढ़ाया जाएगा। तो अब देखने वाली बात है कि प्रदेश सरकार के लिए 2023 के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये बजट, जो 9 मार्च को इसको विधानसभा के पटल पर पेश करेंगे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी। बिल्कुल, तो इस बार के बजट सत्र को लेकर बात की जाए तो खास क्या है? किसानों को लेकर भी इस बार फोकस किया गया ऐसा कहा जा रहा है। इसके साथ ही महिलाओं को लेकर भी फोकस है और बच्चों को लेकर भी फोकस किया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार बजट सत्र में कोई नया टैक्स का प्रावधान भी नहीं रहेगा।
अंशुल, इस बार का जो बजट आ रहा है वो बहुत बड़ा बजट आ रहा है, क्योंकि पिछले बार की बात की जाए तो पिछले बार 2018 की यदि बात करें या उसके पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं जब कांग्रेस की सरकार थी 2018 में, उस समय 2000 करोड़ का केवल प्रदेश जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने धार्मिक के लिए एक बजट लाया था। मगर इस बार जो बीजेपी सरकार है वो धर्म को लेकर पूरी तरह फोकस है और बहुत बड़ा जंबो बजट ला रही है। और महिलाओं की बात की जाए, महिला सशक्तिकरण की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए और किसानों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए पहलुओं पर प्रदेश सरकार ने पूरा फोकस किया है। और संभावना ऐसी लग रही कि जब ये 9 मार्च को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जो बजट है वो पटल पर पेश करेंगे तो मध्य प्रदेश के खासतौर पर किसान और महिला और जो बच्चे हैं उन पर पूरा फोकस दिखता नजर आएगा प्रदेश सरकार का जो बजट है। मगर अभी की बात की जाए तो अभी केवल विपक्ष द्वारा तैयारी की जा रही है कि किस प्रकार से प्रदेश सरकार को घेरें, क्योंकि बात की जाए प्रदेश सरकार की तो जब प्रदेश में सरकार नहीं थी बीजेपी पार्टी की 2018 में तो उस समय कहा गया था कि जो उपभोक्ता है, घरेलू उपभोक्ता, उनका बिल माफ किया जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ है तो तमाम मुद्दों को लेकर जो विपक्ष है वो अब हमलावर होता नजर आएगा विधानसभा के सत्र में। जी बिल्कुल विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां पर आज यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात करेंगे मोदी। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 12वां दिन है। 12वें दिन रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में हमले तेज कर दिए। खार्किव में कई रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया गया और इस बीच दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल आज तीसरी बार वार्ता करेंगे। इससे पहले हुई वार्ता में सुरक्षित कॉरिडोर पर सहमति बनी थी। आज दोनों में होने वाली बातचीत में युद्ध विराम पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन संकट के बीच भारतीय छात्रों की सुरक्षा और युद्ध को टालने के लिए पीएम मोदी फोन पर बातचीत करेंगे। तो आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच में मध्यस्थता का काम करते हुए कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। आज बातचीत वो करेंगे राष्ट्रपति जेलेंस्की से। तो क्या जेलेंस्की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मानेंगे? भारत के रूस से अच्छे संबंध हैं। अब यूक्रेन से दोस्ती बढ़ाने के लिए भारत कहीं न कहीं जुटा नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जुड़ गए हैं। जी अमरदीप जी, आज यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या जेलेंस्की को समझाने का प्रयास किया जाएगा? एब्सोल्युटली, जैसे हमने पहले भी कहा था कि भारत एक ब्रिज का काम कर सकता है बिटवीन रशिया, यूक्रेन एंड अमेरिका। और जिस तरह अभी नाटो और अमेरिकन फोर्सेस ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं तो उस तरह से लगता है कि क्योंकि पुतिन भी कह रहे हैं कि हम जब तक जेलेंस्की सरेंडर नहीं कर देंगे जब तक ये युद्ध नहीं रुकने वाला और उसके अलावा कोई और सोल्यूशन दिखाई नहीं देगा। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जेलेंस्की को समझाएंगे कि भाई सरेंडर करो और आगे की प्रक्रिया जारी करो। बिल्कुल अमरदीप सर, लेकिन जिस तरीके से पीएम मोदी आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत करेंगे, आज यहाँ पर बातचीत की जाएगी, लेकिन अभी तक तबाही तो बहुत सारी हो चुकी है, तो क्या निकल सकता है इसमें? अगर मध्यस्थता की अगर बात करें तो क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है? देखिए, ऑफ कोर्स लड़ाई जब होती है तो उसमें नुकसान तो होता ही है और यूक्रेन ने काफी नुकसान झेला भी है। लेकिन एक चीज को आप और सभी को ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह रशियन ऑपरेशन हुए हैं उसमें सिविलियन कैजुअलिटी को बहुत ही कंट्रोल हुआ है कि बहुत कम कैजुअलिटी सिविल पॉपुलेशन की हुई है। ज्यादातर उन्होंने जो टारगेट किया है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को किया है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि ये सब समझौता हो जाता है तो रूस फिर रिकंस्ट्रक्शन करेगा। दे विल हेल्प देम आउट because as per Vladimir Putin, they are not against civil population of Ukraine. Basically, they are against the government which is pro-NATO and pro-American. And that is the main bone of contention. यदि ये गवर्नमेंट हट जाती है, प्रो रशियन गवर्नमेंट वहां पे आती है और इस तरह का होगा तो रशिया इज गोइंग टू सपोर्ट देम, क्योंकि 2014 से पहले भी रशिया जो है उनको पूरा सपोर्ट कर रहे थे। तो व्लादिमीर पुतिन जो है उनको रिकंस्ट्रक्शन का पूरा सहयोग देंगे यदि ये गवर्नमेंट बदली हो जाती है।
चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब यूक्रेन से कहीं ना कहीं दोस्ती बढ़ाने में जुटा भारत। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।